अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। सुबह से आगे में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हम आपको बेस्ट विशेस कहेंगे। अल्लाह करे आज का दिन आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। एक तो भाई हमारे लिए ब्रांड न्यू स्क्रीन है और दूसरा हमारे लिए ब्रांड न्यू कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो पहली दफा मे भी हमें देख रहे हो। दोनों सूरतों में अल्लाह करे कि हमारा साथ अच्छा गुजरे। अगर आप हमें अच्छे से कबूल करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको अच्छे से इंफोटेन करने की कोशिश करेंगे। इंफोटेनमेंट का ये शो है, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन भी है, साथ साथ एंटरटेनमेंट भी है। और हम जानते हैं, हमें पता है कि आप लोगों ने इस शो को बहुत ज़्यादा हमेशा प्यार दिया है और हम भी इसी उम्मीद में हैं इमरान कि हम लोगों को भी इसी तरह से आप लोग कबूल भी करेंगे और प्यार भी देंगे। इसके साथ साथ हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि आपका दिन जो है उसका आगाज़ बहुत अच्छा हो और आगाज़ के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिले। आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे इंशाल्लाह। तो आगाज़ कर लेते हैं। बिल्कुल सब कुछ करेंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखिए, ज़िंदगी में जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना कुछ लाइफ में वैल्यू एडिशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर बहुत कुछ ज़्यादा आप अलग नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट एड अ लिटिल स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप निकले, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि सुबह उठना, लोगों से बात करना, देखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इट सेल्फ अपनी जगह पे एक टास्क है। अगर थोड़ी सी स्माइल अपने फेस पे ऐड कर ली जाए, जो कि मुश्किल है, आई मीन मूड नहीं होता, बात नहीं करना चाहते हम, लेकिन कर ली जाए तो मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो सकता है। और वैसे भी मुस्कुराहट सदका है तो देते रहना चाहिए। लेकिन देते रहना इमरान, चाहिए। मैं ये बिलीव करती हूँ कि हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। हैप्पीनेस कोई फीलिंग नहीं है, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है सुबह उठ के कि आज का दिन जो है मैंने खुश रहना। उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड की चीजें ढूंढते हैं कि मैं किस चीज के लिए शुक्र अदा कर सकता हूँ अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिन दिया है, मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है, शऊर दिया है। छोटी सी अगर आप ढूंढने निकलेंगे ना अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, एंड ट्रस्ट मी, आई एम श्योर आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन इन चीज़ों को बार बार दोहराते रहना चाहिए। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आप वैसे ही खुश रहते हैं। So my dear brothers and sisters, a brand new day, enjoy yourself and be with us। हम आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक ताज़ा तरीन खबर मिली, हमने कहा हम आप तक पहुंचा दें। हमें मिली है तो सिर्फ हम इसको क्यों अपने तक रखें, आप तक पहुंचाएं। वो है कुछ ड्रोन शोज के हवाले से। ड्रोन शो पहले आपको पता है खुशी का मौका होता था तो फायरवर्क्स होते थे, लेकिन अब जरा जमाना तब्दील हो रहा है, दुनिया बदल गई है, हालात बदल गए हैं, जज्बात भी बदल गए हैं, जज्बात बदले हैं। ड्रोन शोज के हवाले से हम आपको बताएं जी, वैसे तो होते रहते हैं लेकिन चीन इज क्वाइट फेमस फॉर ड्रोन शोज, राइट। चीन के अंदर जो होते हैं, और ऐसे ही ड्रोन शोज का शो का हम जिक्र भी कर रहे हैं जिसकी मदद से भाई हजारों ड्रोन जुड़े और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसका नाम भी आ गया। जरा इसकी तफसील अगर हम बात करें आयशा तो क्या है। बिल्कुल ऐसी है, मुख्तलिफ अशकाल बनाए गए इन ड्रोन की मदद से, जिसमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ड्रैगन समेत कई शाहकार शामिल हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शो, ड्रोन शो करार दिया जा रहा है इमरान, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी, अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कितनी खूबसूरत ये विजुअल्स हैं। वैसे आई ऑलवेज फील मतलब अमेज्ड कि ये इतनी तादाद में जब ड्रोन जुड़ते हैं तो इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। क्या ये कुछ सर्टेन प्रोग्रामिंग होती है? बहुत आगे बढ़ गई है इमरान। हमने तो कहां खड़े हैं, कहां रह गए हैं अब, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ी। कितना खूबसूरत जो है ये हमें नजर आ रहे हैं। एंड आई ऑलवेज वंडर कि जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जो खुद से देख रहे हैं, मौजूद होते हैं, उनके लिए कितना मैस्मराइजिंग होता है। ये देखें जी, चेक इट आउट। जनाब, ये थे चाइना के मनाजिर जहां पर ड्रोन शो का इनेकाद किया गया। और चाइना से मुझे हमेशा याद आता है कि चाइना कितना आगे निकल चुका है। वैसे आप बीन टू चाइना, हैव यू एवर बीन टू चाइना? नो, आई हैव नेवर बीन टू चाइना। बीन टू चाइना और जाने का एक्सपीरियंस अपना है। मेरे दोस्त सबसे ज्यादा इस बात से तंग आते हैं कि यार चीन के इतने किस्से तुम सुनाते हो। मैंने कहा वो चलते हो तो चीन को चलिए वाली बात है भाई। चीन आप जाएं, आपको पता लगे कि चीन क्या कर रहा है। आपको लैंग्वेज का इशू नहीं हुआ? बहुत ट्रांसलेटर साथ लेके घूमते थे? बट लकीली ये था कि मैं चूंकि शंघाई में था तो वहां पे लैंग्वेज जरा थोड़ी लोग इंग्लिश बोल लेते हैं। अब मुझे लगता है वैसे चाइनीज पे तवज्जो दे रहे हैं, बट इट्स वन ऑफ द लाइफ टाइम, यू नो, एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप चीन जैसे मुल्क में जाके यू एक्सपीरियंस देयर कल्चर, यू सी हाउ पीपल लिव देयर। वैसे पाकिस्तानी इसको बहुत प्यार करते हैं। आई एम श्योर हमारा भाई आपको पता है, चाइना पाकिस्तान भाई। लेकिन एक चीज़ जिसको हमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अंडरस्टैंड भी करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर हमें सोचना चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो कितना मुश्किल हो जाता दुनिया भर के लिए एक दूसरे को समझना। लाइक चाइनीज लैंग्वेज जो है उसको दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज कहा जाता है। नहीं होता तो दुनिया में अच्छे फोन्स नहीं होते, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नहीं होती, बड़ी टेक्नोलॉजीज नहीं होती। खैर जनाब, आगे
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम भूल जाते हैं कि आप भी हैं रिव्यूअर्स, हम आपस में सिर्फ बात नहीं कर रहे। आज तर्जुमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं, बुनियादी तौर पे इसकी जो अहमियत है वो इस लिहाज से ज़्यादा है कि जो जितने भी ट्रांसलेटर्स हैं या इंटरप्रेटर्स हैं, उनकी अहमियत को दुनिया के सामने वाजे करना। और आपने चूंकि चाइनीज़ का जिक्र किया, ये चाइनीज़ लैंग्वेज का, तो उसमें उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स जो हैं वो नहीं होते तो कितना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली दो ममालिक जो हैं उनके दरमियान जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो कैसे डायलॉग करते, पीस टॉक्स किस तरह से होती है। अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म यूएन गए थे, वहां पर उन्होंने स्पीच भी की थी, तो वहां पर आपको पता है ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं, इंटरप्रेटर्स मौजूद होते हैं। ने जग से पानी भी पी लिया था, दैट वाज वेरी फनी मोमेंट बाय द वे, वी कुड शो दैट। लेकिन ये आप देखिए जी, हम आप एक तो आज ट्रिब्यूट पेश करें तमाम उन लोगों को जो कि इस शोबे से वाबस्ता हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, क्योंकि आप लोग आसान करते हैं लोगों के लिए जिंदगी को। सबसे आगे में एक ब्रेक की जानिब जाएंगे और वापस आएंगे। कोशिश कीजिए हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सबसे आगे और हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? वो ये सुनना चाहते हैं कि जनाब हमारी हुकूमत जो है, आपने टैक्स फाइल कर दिया, मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइल करके पक्की बात है, चेक हो जाएगा एफआईआर वाले। बिल्कुल 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 देख रहे हैं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट डे बाय द वे, मैं करवा चुकी हूँ, आप परेशान होने की जरूरत क्या नहीं पता मैंने ना करवाया हो, मुझसे भी तो पूछ लें आप आयशा। देखिए मैं क्या हो गया? मुझे पता नहीं है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। बहरहाल अगर नॉन फाइलर हैं तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत ने एक बड़ा फैसला कर लिया और ये कैटेगरी जो है जो कि बहुत अरसे से चलती आ रही थी, इसको खत्म कर दिया गया है, जिसका मकसद मुल्क में टैक्स कल्चर जो है उसको फरोग देना है और गैर दस्तावेजी मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना है। ये इकदाम ऐसे शहरियों के लिए किया गया है जो कि टैक्स नेट में आना ही नहीं चाहते और वो कहते हैं कि हमसे डबल टैक्स दे लो। लेकिन हमें ये ऐसे शहरियों के लिए किया गया है। टैक्स देता हूँ, भाई गॉड टैक्स देता हूँ, टैक्स फाइल भी करता हूँ। बहुत से लोग टैक्स देते हैं, टैक्स फाइल नहीं करते। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तानियों कि आप ऐसा जो लोग ऐसा करते हैं, जो टैक्स फाइलर्स हैं, उनसे मैं बात ओब्वियसली इस पे नहीं कर रहा। आप अगर टैक्स देते हैं तो फाइल करने में क्या हर्ज है? इसमें आप मईशत के अंदर इसको डॉक्यूमेंट करने में, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है। नॉन फाइलर हाँ, सिस्टम में नहीं आना चाहते, उनको लगता है कि नहीं करना चाहते। वैसे माशाल्लाह हुकूमत की भी बात पॉलिसीज ऐसी है ना कि जो बेचारा सिस्टम में आ जाता है ना, उसको फिर रगड़ा ज्यादा लगता है। जैसे हम सैलरीड क्लास हैं, हम पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, रिटेलर से आज तक निकाल नहीं पा रहे। ये भी बड़े मसाइल है ना, अभी इस तरफ नहीं जाते, थोड़ा हल्का रखते हैं इसको। हमारे साथ बात कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं, हमारे साथ इकरामुल हक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर, ये जो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया गया है, इस इकदाम को कैसे देखते हैं आप, और ये तब्दीली शहरियों पर किस तरह से असरअंदाज होगी? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये कानून के अंदर जो एक बहुत बड़ा फ्लॉ था उसको ख़त्म करने की तरफ बहुत बेहतर कदम है, क्योंकि ये शुरू में ये गलत बात थी। अगरचे इन्होंने इस लिहाज से की थी कि अगर किसी से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा विद होल्डिंग तो वो रिटर्न भी फाइल करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें वो लोग थे जिन्होंने आगे ये टैक्स किसी और पे पास ऑन कर देना होता है। जैसे किसी ने गाड़ी बुक करवाई तो वैसे गाड़ी फिर ऑन पे बेचनी है तो टैक्स भी वही अदा करेगा जिसके नाम रजिस्ट्रेशन होगी। तो इस टैक्स की वजह से हमें नुकसान ये हुआ है कि हमने विद होल्डिंग टैक्सेस तो बहुत लगाए, मगर उसकी बुनियाद के ऊपर जो टैक्स बेस थी हमारी, जो सब उन लोगों से टैक्स वसूल तो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता नहीं कि किसकी क्या आमदन है। तो विद होल्डिंग टैक्स ये तो नहीं बता सकती कि आपकी आमदनी, सिवाय इसके कि सैलरीड पर्सन का तो आमदनी के हिसाब से टैक्स कटता है, मगर अगर किसी ने गाड़ी बुक कराई तो हमें क्या पता उसकी आमदनी क्या है क्या नहीं है। तो उसको टैक्स अगर ज़्यादा भी अदा करना पड़ता है तो उसकी वजह से वो रिफ़ंड ले सकता है अगर उसकी कोई आमदन नहीं है। मगर ये हमारे यहाँ गोशवारा जमा ना कराने में एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जो बहुत पेचीदा है, उसमें आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पूछते हैं कि आपके बीवी के पास कितने जेवर हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, क्या अखराजात हैं। तो इस तरह के सवालात से लोग ज़रा परेशान होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सा आपको पता है फैमिली सपोर्ट सिस्टम भी होता है। अगर आप नहीं भी कमा रहे, कोई और आपका भाई जो है, कोई बहन है, कोई और आपका रिश्तेदार है, वो भी सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी सी रियलिटी भी मगरब से मुख्तलिफ है। मगर मैं अर्ज़ करूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी 120 मिलियन जो है वो मोबाइल के साथ टैक्स अदा कर रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, इसमें तो वो लोग भी शामिल हैं जो बेचारे बेनज़ीर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, कि जब हम टैक्स कल्चर को आवाम के अंदर पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे उस तरीके से,
टैक्स एविजन के बहुत सारे तरीके पाकिस्तान में मौजूद हैं। आपने खुद कहा कि फाइलर्स को इतनी प्रॉब्लम्स, हम जैसे फाइलर्स को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वी नीड टू कंसल्ट टैक्स एक्सपर्ट कि हमें बताइए कैसे करना है। हालांकि हम तो सैलरीड क्लास तो वो लोग हैं जिनका टैक्स चला जाता है, आप अपने गोशवारे जाके उनका जो सॉफ्टवेयर है डाल दें उसमें, इट हैपन्स। बट अगर हम वो कल्चर नहीं लेके आ रहे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि हम वो एक आर्टिकल आई थिंक 114B है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि फिर हम बड़ा सख्ती करेंगे लोगों के ऊपर और उनका जीना मुश्किल हो जाएगा, जो नॉन फाइलर्स, इंटरनेशनल ट्रैवल अदर देन रिलीजियस ट्रैवलिंग। तो फिर इस तरीके से तो आई मीन हम किसी तरीके से इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये तो हम और लोगों को तंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो इस कल्चर से भागें। ईज देनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? जी बिल्कुल, वो 114B जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी खैर बिला नोटिस दिए बगैर तो नहीं कर सकते, मगर वो नोटिस फिर कई दफ़ा आपको पता है अपने डेस्क पे दे के खुद ही पास रख लेते हैं और फिर उसको पेनलाइज करते हैं। ये मसला तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में ख़राबियों का है और ख़ुद FBR के 50% लोग भी माशाल्लाह रिटर्न फाइल नहीं करते क्योंकि वो अपने साथ से दिखाने से घबराते हैं। तो ये मैं अर्ज़ इसलिए कर रहा था कि देखिए 120 मिलियन पाकिस्तानी ये यूनिक मोबाइल यूज़र हैं, ये तो सारे टैक्स दे रहे हैं। अब मसला ये है कि हमें तो ये नहीं कहना चाहिए कि पाकिस्तान में लोग इनकम टैक्स अदा नहीं करते और 1 जुलाई से वो लोग जो गोशवारे नहीं दाखिल कर रहे उनसे 75% ये टैक्स लिया जा रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों की काबिल टैक्स आमदनी है वो उनका से तो ज़रूर गोशवारा लिया जाए और हर हाल में लिया जाए। और कुछ कैटेगरीज़ जैसे कि लोग के पास कुछ ऐसी जायदाद है, कोई ऐसा घर है, उसके लिए भी ज़रूर लेना चाहिए। मगर रियासत जहाँ जहाँ भी ऐसे टैक्सेस कट जाते हैं, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी या बेची या आपने कोई और बहुत बड़ा ख़र्चा किया, तो वहाँ से तो फिर हमें कोई डेटा एनालिसिस भी चाहिए जो उसको देख लें और अगर वो सिस्टम से बाहर रहना चाहता है तो सिस्टम को सिर्फ उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो टैक्स एवेजन कर रहे हैं या अवॉइडेंस कर रहे हैं, मगर आम शहरियों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। मसलन अगर घरों में लोग जो हैं, बच्चे भी हैं, डिपेंडेंट भी हैं, वो भी आम शहरियों की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आम शहरियों की बात कर रहे हैं ना, ताकि जैसे कि इमरान ने भी बात की थी कि ईज होनी चाहिए, तो हम जरा समझाना भी चाहते हैं। एक होता है नॉन टैक्स पेयर और एक नॉन टैक्स फाइलर, दोनों में फ़र्क क्या है, ज़रा ये बता दीजिएगा। जी देखिए, जो आदमी गोशवारा दाखिल नहीं करता है और बावजूद कि उसका टैक्स कटा हो या ना कटा हो, वो दरअसल एक FBR की लिस्ट है जिसे हम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कहते हैं जी। अब जब वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट हर मंडे को अपडेट होती है, जो शख्स भी इनकम टैक्स का गोशवारा दाखिल नहीं करता, अब अगर वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है और उस पर किसी किस्म का टैक्स विद होल्ड होता है तो वो उसका रेट बढ़ जाता है। तो उसको उन्होंने एक कैटेगरी बना ली कि जी ये वो लोग हैं। अब उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिनसे बिला वजह टैक्स लिया जा रहा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई अगर आप 100 रुपये का भी प्रॉफिट बैंक से लेंगे तो आपका 30% ले लिया जाएगा इस बुनियाद पर कि आपने कभी रिटर्न फाइल नहीं की। तो इसमें कुछ रैशनलाइजेशन कर ली जाए कि कम से कम एक ऐसी 6 लाख से ऊपर की अगर थ्रेश होल्ड है तो फिर वहीं टैक्स देखे। जैसे सैलरी में 6 लाख। वन क्विक आंसर आई वुड वांट इन लास्ट 20 सेकंड्स। आपके ख्याल में वुड दिस हेल्प? नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी जाए। पाकिस्तानियों के पास हल तो हर चीज़ का है, वी गॉट द नेशनल थिंग कॉल्ड जुगाड़, लगा लेते हैं। क्या इसके ऊपर भी कोई जुगाड़ हमारे पास मौजूद है या आपको लगता है नहीं इट विल हेल्प FBR टू इंक्रीज द रेवेन्यूज एंड फाइलर्स? जी वो तो एक आध ऐसी टैक्स रिटर्न नील की फाइल कर भी, जैसे आजकल 70% रिटर्न ऐसी आती हैं तो लोग उससे तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं। असल मसला इन्फोर्समेंट का है कि वो लोग जिनकी कोई भी काबिल टैक्स आमदन है वो ना बच सकें, बजाय इसके कि हम हरासमेंट पैदा कर दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों में जो है वो एक फ़ियर का एलिमेंट आ जाए। उससे बचना चाहिए और अपनी तरफ से वो कानून सही नाफिज करना चाहिए जैसा कानून की शक्ल में होता है। राइट, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। आप तशरीफ लाए, आपने कुछ चीज़ों को हमारे लिए आसान किया, हमने समझने की कोशिश की। अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किया लेकिन टैक्स दे रहे हैं तो फाइल करने में हर्ज नहीं है, डरिए मत, ये चीज़ ठीक है। लेकिन अगर आप टैक्स दे ही नहीं रहे तो फिर तो हुकूमत जाने और आप जाने FBR जाने और आप जाने। जुगाड़ की आपने बात की ना, आप क्यों जुगाड़ याद करवा देते हैं पाकिस्तानियों? नहीं, मैं वो याद नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूँ कि फिर डरें, फिर मैं डरा रहा हूँ। बिल्कुल हाँ, और फिर पकड़ना भी चाहिए। क्यों नहीं टैक्स देते भाई? टैक्स देना चाहिए। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तब तक मुल्क जो है वो तरक्की कैसे करेगा? और फिर आपको हक भी नहीं बनता कि आप हुकूमत को बुरा कहें या हम ये कहें कि ये बुरे फैसले करते हैं। अगरचे कि हुकूमत कुछ खास अच्छा कर नहीं रही हमारे लिए, लेकिन आपका हक नहीं बनता कि आप बुरा कहें। आप टैक्स जरूर देंगे पाकिस्तान के लिए। क्विक ब्रेक लेते हैं, हमने नहीं रुकना, ब्रेक के बाद आइए।
और अब कुछ एजुकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तालीम सिर्फ रिवायती नहीं रही, आयशा चेंज हो रही है। ऐसे है, ट्रेडिशनल तालीम से आगे निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम बाकी चीजों में देखते हैं जिद्दत आ रही है, टेक्नोलॉजी देखे कहां से कहां पहुंच गई है, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है। तो इट इज टाइम कि हम एजुकेशन के बारे में भी इसी तरह से सोचें। एंड थैंक गॉड किसी को ख्याल आया है और उसके लिए वो कदम भी उठा रहे हैं, हमें भी ख्याल आया कि हम इस पे बात करें, डेफिनेटली। और इस तरह की चीजें, इस तरह के गेस्ट, इस तरह के लोग जो हैं वो हमारे शो में आए, ताकि हम उनको जो उनका एक ऑनर बनता है वो दे सके, उनकी वो रिस्पेक्ट जो बनती है वो दे सके, और जो रिकग्निशन उनके लिए जरूरी है वो भी दी जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिस्टम कौन सा है, जरा ये बता देते हैं। बिल्कुल हाइब्रिड सिस्टम है एजुकेशन का, दुनिया भर के अंदर इसको ऑप्ट किया जाता है। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, अगर आप गूगल भी करें इसको, बिकॉज मैं इसको थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वो इसको ऑलरेडी अडॉप्ट किए हैं। ये इम्तजाज है बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन का और ऑन साइट एजुकेशन का, यानी कि कहीं भी रहें आप पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त किसी भी जगह अपनी तालीम को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और क्लासरूम का जो रिवायती एटमॉस्फेयर है वो समटाइम मे बी आपको ना चाहिए हो या नहीं मिल पा रहा हो, तो आप इस सिस्टम के जरिए अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि जितनी इसकी जरूरत इस वक्त पाकिस्तान को है ना, इस वक्त किसी को नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में कितने ज्यादा घोस्ट स्कूल, घोस्ट टीचर, करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल से बाहर हैं। और स्पेशली एक नया ट्रेंड जो है होम स्कूलिंग का, उन बच्चों के लिए भी और उन जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, अगर वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को नई स्किल्स और नए तरीके की जो तालीम है वो दे सकें। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ एजुकेशनिस्ट फरहत डहरकी साहिबा मौजूद हैं, कराची स्टूडियो से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। फरहत साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिए कि हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है, इसके बुनियादी उसूल क्या हैं, ये ट्रेडिशनल तालीम से किस तरह से मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। और ये जो मौजू आपने उठाया है, ये नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं कि ये है, हमारे बच्चे जो एक बल्जिंग पॉपुलेशन है, इनको हमें रिवायती एजुकेशन के साथ साथ हाइब्रिड लर्निंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब मैं ये बताऊं आपको कि हाइब्रिड लर्निंग क्या है। हाइब्रिड लर्निंग बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन, यानी दोनों चीज़ों को मिलाना है, डिजिटल लर्निंग को और रियल लाइफ एक्सपीरियंस को। फिजिकल लर्निंग हैज़ टू चेंज इनटू रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी आपकी जो तालीम आप ले रहे हो उसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कैसे अप्लाई करोगे, उससे कैसे से ये दोनों चीज़ों को जब मिलाते हैं, डिजिटल को और रियल लाइफ लर्निंग को, तो बनता है हाइब्रिड एजुकेशन। अब इसमें इसके फ़वाइद क्या हैं और इससे क्या हासिल होगा बच्चों को। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि क्लासरूम की रिवायती लर्निंग से आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। दुनिया भर के मुल्क जो है तो डिजिटल लर्निंग पे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज दुनिया में होते हैं, वीडियोस होती हैं जिसको देख के बच्चे अपने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। लेकिन हम बात इस वक्त कर रहे हैं उन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की, छोटे बच्चों की, जो कि गैजेट तो इस्तेमाल कर रहे हैं हर तरीके से, उनको आता भी है गैजेट यूज़ करना। अब इसी गैजेट को आप कन्वर्ट कर दो उसकी लर्निंग में, ठीक है, तो वो गैजेट से जब लर्निंग करेंगे, हाँ, और उसके लिए आप वर्चुअली उसके सामने एक टीचर बिठा दो, राइट, जो उसको उस चीज को सिखा भी रहा है, डिजिटल टूल्स के जरिए उसको यानी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझा भी रहा है, तो वो पढ़ भी रहा है, सीख भी रहा है, देख भी रहा है। ये तो हो गया उसका डिजिटल लर्निंग, ठीक है। अब इस डिजिटल लर्निंग में हाँ ये हुआ कि ये अपने घर से कर सकते हैं। अच्छा, वो चाहे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, टाइम जोन्स चेंज हो रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स चले गए सऊदी अरेबिया, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो गया, बच्चों को लेके वहां चले गए, अब वहां की सिस्टम जी, देयर इज अ पॉइंट इन इट, लेट मी आस्क, वो ये है कि जब हम हाइब्रिड लर्निंग की बात कर रहे हैं तो क्या हम उन बच्चों की भी बात कर रहे हैं जो रिवायती तौर पे तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिशनली स्कूल्स जा रहे हैं, क्या हम उनकी भी बात करें कि ब्रिंग देम टू द हाइब्रिड सिस्टम, ब्रिंग देम टू द गैजेट्स, हम ये बात करें, या हम उन बच्चों की बात करें कि जिन तक जो एक्सेस नहीं कर सकते स्कूल्स तक, तो हम कोई ना कोई सिस्टम ऐसा ले आएँ कि वो हाइब्रिड लर्निंग की तरफ आए। बेसिकली इसको जरा अगर आप थोड़ा सा बाइफरकेट कर पाए हमारे लिए। बिल्कुल, बोथ ऑफ देम, दोनों को, यानी बच्चों की तालीम कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। जो फिजिकली स्कूल्स जा रहे हैं उनको हमें ऑगमेंट करना पड़ेगा, यानी सप्लीमेंट करना पड़ेगा उनकी लर्निंग को थ्रू वर्चुअल रियलिटी एंड थ्रू ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको कहते हैं VR एंड AR।
ये टेक्नोलॉजीज दुनिया में आ गई हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है, हमने उसको स्पेस के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि स्पेस पे कैसे जीरो ग्रेविटी होती है, ठीक है। हमने पूरे एक्सप्लेनेशंस दे दिए, थ्योरी समझा दी, पिक्चर्स से बता दिया कि इस तरह बिल्कुल हम वेटलेस हो जाते हैं और हम स्पेस में घूम रहे होते हैं। अब इसी एक्सपीरियंस को सोचिए आप कि अगर वीआर के जरिए, वर्चुअल रियलिटी के जरिए बच्चा वो चीज एक्सपीरियंस कर ले, वो खुद उस स्पेस में घूम रहा है, ओके, ही इज एक्सपीरियंसिंग जीरो ग्रेविटी, वो स्पेस में घूम रहा है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स द मून, ही इज गोइंग इन द कैप्सूल, नो डाउट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम ऑलरेडी फीलिंग इट। फील करना शुरू कर दिया इमरान ने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। लेकिन फरहत साहिबा, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, स्पेशली जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं, करोड़ों बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, स्कूलों में कदम नहीं रखते, स्कूल्स इनफ मौजूद नहीं है, तो सरकारी स्कूलों की अगर बात कर ले, वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर इस तरह की ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी की जो टेक्नोलॉजी है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ आपके सवाल में, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने पूछा था कि एक तो जो बच्चे फिजिकली स्कूल जा रहे हैं उनको हम कैसे ऐड करेंगे, तो उनके लिए तो हम ये टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे, राइट। अब हम आ जाते हैं उस बड़े सेगमेंट पे जो हमारे बच्चे या तो ऐसे रिमोट एरियाज में हैं जहाँ के स्कूल बिल्डिंग्स नहीं हैं, वो बच्चे जो ऐसी स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ पे उनको मयारी तालीम नहीं मिल रही है, या किसी वजह से भी वो सोशल स्टिग्मा की वजह से स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए डिजिटल लर्निंग यानी आप एक इंटरनेट प्रोवाइड कर दें उनको और एक स्मार्टफोन, गैजेट तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और आजकल मुझे बताइए गैजेट किसके पास नहीं है? ये रिसर्च है कि इवन इन रूरल पाकिस्तान 56% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूजिंग अ फोन, अ स्मार्टफोन, जी ऐसी, राइट। तो ट्रू, अच्छा मान लिया कि उसकी फैमिली में एक ही फोन है, अगर वो फोन 1 घंटे के लिए उस बच्चे के लिए डेडिकेट कर दिया जाए जो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे, वो जहां भी है जिस वक्त भी, तो उसको वो टीचर जो कराची में बैठा है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, यूएसए में, जहां भी बैठा है, वो टीचर उसके एक्सेस में आ गया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया और वो उसे पढ़ा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं हम तालीम को किस मयार पे ले जा सकते हैं? आई कांट एग्री मोर। लेकिन इसके साथ इस सिस्टम को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिए, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट आइडियाज, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन हमें वो चैलेंजेस हमेशा से फेस रहते हैं। शायद हमारा स्ट्रक्चर कभी उस तरह से हुआ ही नहीं है या हमने उस तरफ कोशिश नहीं की है। आई एम ग्लैड वी हैविंग पीपल लाइक यू जो इस पे बात कर रहे हैं, एंड वी हैव द प्लेटफॉर्म लाइक दिस जिस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है टू मेक इट स्ट्रक्चर? लाइक स्टिल वी हैव टू लुक कि गवर्नमेंट इसको करे या फिर हमने क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े अच्छे अच्छे वेंचर्स मौजूद हैं, तो हम इसको बाकायदा तौर पे कैसे लेके आए टू बी इनटू द कल्चर के जिससे ये हाइब्रिड एजुकेशन जो है ये प्रमोट हो? वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा, नाउ हम आ जाते हैं उस बात पे जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है। कोई काम हम ये नहीं समझ सकते कि हुकूमत अकेले करेगी, और कोई काम पेनिट्रेशन का, एजुकेशन जो इतना बड़ा सेक्टर है, उसको प्राइवेटली हम हर जगह पेनिट्रेट कर सकेंगे। अब हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर के सारे डेटा मौजूद है, गवर्नमेंट के पास पूरे स्कूल्स मौजूद है या नहीं भी है, लेकिन उनको मालूम है कहाँ कहाँ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ पॉपुलेशन है, ये पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास है। हम क्या चाहेंगे कि प्राइवेट लोग, जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन तक पहुंचे, वहां पे हम एक कमरे में, बेशक एक कमरे में एक मल्टीमीडिया सेटअप हो, एक इंटरनेट फैसिलिटी हो, और वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है। बच्चा आ जाए, अपने टाइम पे वो एनरोल हो गया कि भाई मैं जो है तो क्लास 9th के एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाह रहा हूं अगले मई जून में, और उसके लिए मुझे इन 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। उसे कनेक्ट कर दिया, वो आएगा, वहां गैजेट मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, वो आए, वो पढ़े। So you're saying it's not that tough to do? अपने हाथ में लेने की, ठीक है। It's not. हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते हैं ना, तो हम ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो बहुत चीप है, बहुत आसान है कंपैरेटिवली। फरहत साहिबा, ये बता दीजिएगा कि ऐसा कोई मिसाल मौजूद है क्या, कोई ऐसा इदारा मौजूद है जो इस तरह का काम कर रहा है?
इनफैक्ट बहुत सारे इदारे अलग अलग पॉकेट्स में कर रहे हैं, लेकिन हम अल्फाज के जरिए इस चीज को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डिजिटल तो बिल्कुल शुरू कर दिया है और अब हम रिसोर्स सेंटर्स भी बना रहे हैं जहां बच्चे आएंगे और ये जो मैंने बताया इसकी तालीम को हासिल कर सकेंगे। तो इस चीज की तरफ हमने अपना पहला कदम ले लिया है। इंशाल्लाह थिंग्स विल वर्क आउट एंड वी विल बी एबल टू। इंशाल्लाह हमें इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम हम बात कर रहे हैं और आप तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। वी विश के ये हो और जब भी हम भी अपना कोई रोल प्ले कर पाएं जिसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं, मिलके इंशाल्लाह एफर्ट करें। हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। कीप डूइंग इट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम बाय द वे कि आपने हमें ज्वाइन किया और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की। डेफिनेटली, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की है कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा, यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको भी इसके अंदर रोल प्ले करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। लगता है आपने कहीं जाना है? नहीं, मैंने ब्रेक पे जाना है। आपको ब्रेक पे जाना है? ब्रेक पे जाना है, वापस आना है। ब्रेक पे जाइए और वापस आइए। सबसे आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इमरान, बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। मौसम तब्दील होने लगा। कुछ नहीं, आप ज्यादा करें। क्या ज्यादा करें? कुछ थोड़ी ज्यादा करें। इतना वक्त है आपके पास? हाँ, 2 घंटे का वक्त होता है सिर्फ। उसकी वजह यह है कि दिल के मौसम से कनेक्टेड है बाहर का मौसम, और हम चाहते हैं कि सुबह सुबह आपको मौसम पता चले, आपका दिल भी अच्छा हो, मूड भी अच्छा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ। पोइट्री जो है ना वो भी करेंगे, शेर व शायरी करने लगे। लेकिन अभी वक्त का मुकाबला सख्त है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इज डीजी मेट, और आप उनको देखते रहते हैं। हम उनके जरिए आप तक पहुंचाते हैं, और चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द करेक्शन। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर साहब। सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आई होप आ रही है। हमें क्विकली बता दीजिए सर, क्या है ताज़ा तरीन कोई अच्छी खबर है मौसम को लेकर? खुनकी हम इस्लामाबाद में तो थोड़ी थोड़ी ले आए हैं, लाहौर कराची का आपके हवाले है, बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में तो खैर अभी अक्टूबर दोबारा से गर्म हो जाता है। यहाँ पर इत्तेफाक से ना तीसरा गर्म तरीन महीना अक्टूबर होता है, मई और जून के बाद। दिन में खासी तेज़ धूप हुआ करती है, लेकिन अभी बेहतर है। अभी अगला एक आध हफ्ता ठीक गुजरेगा, इसमें कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। अदरवाइज़ कराची में तो एवरेज टेम्परेचर अक्टूबर का ना 36 के करीब है, 35.6 हुआ करता है। ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ तो अक्टूबर एक तरह से गर्म होता है, खासकर दिन में खासी तेज़ धूप हुआ करती है, और फिर रात में तो उतनी गर्मी नहीं रहती, लेकिन दिन में होती है। और इसी तरह से आप दूसरे लाहौर का पूछा तो एक्चुअली पूरे पंजाब में कह सकते हैं, और सिंध में खासकर जो सेंट्रल और साउथ पंजाब और फिर सिंध और बलूचिस्तान के जो जनूबी अजला हैं, इन तमाम एरियाज़ में अक्टूबर में दिन में गर्मी होती है निस्बतन, और फिर रात अलबत्ता खुनकीसी हो जाती है। और शुमारी इलाका जैसे आपने कहा इस्लामाबाद और उसके नॉर्थ में जो इलाके हैं वो तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की तरफ ही जाएंगे। बारिश का एक और हल्का सा स्पेल है, हल्के से दरमियाना कह सकते हैं आप। नॉर्थ पंजाब और केपी के कुछ इलाके और गिलगित बल्तिस्तान 5 अक्टूबर 5, 6 और मेरे ख्याल में हो सकता है 5 और 6 2 दिन इस तरह का स्पेल है। सरफराज साहब, जो हमारे देखने वाले हैं उनको बस ये बता दें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इमरान, कि भाई गर्म कपड़े कब निकालने हैं हमने, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, गर्म कपड़े कब निकालें, अपनी रज़ाइयाँ कब निकालें? आयशा के लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए कि हैं लाहौर से और इस वक्त इस्लामाबाद में, तो इनको बताइए। मौसम चेंज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ सिलेक्शन। जी सरदार साहब। जी देखिए, गर्म कपड़े तो मेरे ख्याल में नवंबर से पहले तो कोई ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जैसे सुबह में जी ठीक है। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बारिश का नॉर्मल से दरमियाना स्पेल आप बता रहे हैं, इस दरमियाने को थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें, और किन किन इलाकों पे थोड़ा हैवी भी हो सकता है ये इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, खास तौर पे मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, इसमें वही 5 और 6 अक्टूबर को 2 दिन, या हो सकता है कुछ इलाकों में 7 को भी हो, तो इस्लामाबाद और फिर उसके साथ साथ जो नीचे जेलम, सियालकोट वगैरह ये इलाका, और फिर ऊपर खिताई पोटफार इस्लामाबाद के साथ साथ जो है, और केपी के स्वात डिस्ट्रिक्ट हो गया, मालाकान पूरा डिवीजन, उसमें स्वात डिस्ट्रिक्ट, दीर चतराल, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद एक इलाकों में उतना कोई बहुत हैवी स्पेल नहीं है। कहीं पर मॉडरेट बारिश है, कहीं पर लाइट रेन है, इस तरह की है। लेकिन जाहिर है कि वो स्पेल होगा तो उसके बाद फिर सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, रात की सर्दी खासकर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए।
आई मीन स्टिल हियर एंड बैक अगेन। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। लोग कहेंगे एकदम ही सीरियस कर दिया हमें, तो येस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है। और डेंगू के हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर एक मैसेज इस वक्त घूम रहा है जो कि डेंगू बुखार के हवाले से बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करे कि बहुत जानलेवा साबित हो रहा है और बड़े ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, खासतौर पे रिमोट एरिया। मैं इसके बारे में इसलिए बता सकती हूँ कि मुझे 2 मरतबा डेंगू हो चुका है। ठीक है, लास्ट जो मुझे डेंगू हुआ था, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, लेकिन इतना बुरा मेरा हाल था इमरान, आई कैन नॉट टेल यू। ड्रास्टिक वेट लॉस होता है आपका, इतनी सी आपके अंदर एनर्जी नहीं होती और वीकनेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लॉट्स ऑफ बॉडी पेन एज़ वेल। बिल्कुल, ऐसे ही कुछ खाया नहीं जाता आपसे, यू नो यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। तो इससे बचना कैसे हमें? नॉर्मल चीजें तो हमें पता ही है कि भाई आपने फुल बाजू के कपड़े पहने हैं। तो हम चलते हैं जरा, वी आर लेफ्ट विद जस्ट 1 मिनट बाय द वे। हमारे इंट्रो में हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम है, आप इनको जानते हैं, सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डेंगू की केसेस जो हैं इस कदर इतना ज्यादा इजाफा हमें क्यों देखने को मिल रहा है इस मरतबा खास तौर पे? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैंने कुछ सरदार साहब ने और मैंने भी आपको बताया कुछ वजूहात तो अल्लाह के इख्तियार में हैं। मौसम को गर्मी से सर्दी में जाना या सर्दी से गर्मी में जाना, यानी कि टेम्परेट रीजन जब होता है, ये बहुत मौजूद होता है और वेपर पानी जगह जगह खड़ा होता है। और आपको पता ही है हमारा सीवरेज का निज़ाम बहुत ज़ईफ़ है और सफाई सुथराई, ऑल्दो अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुसलमान है और हमारे निस्फ़ मान सफाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाला हिस्सा प्रैक्टिस में नहीं पाकिस्तान में कम अज़ कम आता। हमारे में शऊर नहीं है कि किस तरह एक छोटी सी हमारी गफलत जो है, एक जो ड्रिंक पिया है उसका रैपर या उसका जो खाली डिब्बा है उसको फेंक देते हैं, तो उसमें जब पानी इकट्ठा होता है या ओस एक चम्मच भी इकट्ठी होती है तो उसमें ये जो वेक्टर है जो इसको ट्रांसमिट करती है डिज़ीज़ एडीज़ इजिप्शियाई की फीमेल वैरायटी, वो ब्रीड करने में बहुत जल्दी करती है। और ये जो मच्छर है ये जब ब्रीड करती है तो जब ये अंडे देती है कोई हज़ारों के हिसाब से पर डे, तो उसमें भी अगर इसके जिस्म में मौजूद है, इसने किसी ऐसे बंदे को काटा हुआ है जो ये वायरस कैरी कर रहा है, चाहे उसको अलामात हैं या नहीं हैं, लेकिन वो कैरी कर रहा है, तो वो अंडे हज़ारों के हिसाब से छोटे मच्छर प्यूपाई जिनको कहते हैं बन के उड़ेंगे, तो वो सब इन्फेक्ट कर सकेंगे। क्योंकि इस मच्छर की जो खुराक है बेसिकली ह्यूमन ब्लड है, तो ह्यूमन ब्लड की तलाश में वो घरों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जाएगी और इस खून को अपनी खुराक के लिए स्ट्रगल करेगी और जब वो काटेगी तो वो आपको इंजेक्ट कर देगी ये वायरस। 3 या 4-5 दिन बाद आपको बुखार जैसे अभी। और अगर डॉक्टर साहब क्विकली हम आपसे ये भी पूछें कि एक मच्छर कितने लोगों को मुतासिर कर सकता है एट वन टाइम? अगर वो इन्फेक्टेड मच्छर है या ऑलरेडी डेंगू मच्छर है तो वो कितने लोगों को मुतासिर कर सकता है एक मच्छर? देखिए, वो जिसको भी काटेगा उसको मुतासिर करेगा और वो कम से कम 10 से 12 लोगों को काट सकता है, लेकिन ज़्यादा मुतासर इसलिए होता है क्योंकि ये फीमेल वैरायटी सिर्फ कैरी करती है ये वायरस। और ये 4 किस्म की वायरसेस हैं। आयशा को जैसे 2 दफ़ा हुआ, तो इसको एक दफ़ा अगर डेंगू 4 हुआ या 2 हुआ तो इसको डेंगू 2 दोबारा कभी भी नहीं हो सकेगा, लेकिन दूसरी वैरायटीज़ हो सकेंगी। और जो 3rd या 4th टाइम होता है वो ज़्यादा सीरियस होने का, यानी डेंगू हेमरेजिक फीवर खुदा ना खास्ता होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए इन लोगों डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि मुझे खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वेरिएंट्स की आप बात कर रहे हैं ना, कोई भी बीमारी आती है तो उसके नए नए वेरिएंट, जैसे कोविड के हमने कितने वेरिएंट्स देखे थे डॉक्टर साहब, इसके भी वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या आते रहेंगे? इसके 4 हैं। देखिए, अगर चारों ही कट जाएंगे तो आप लाइफ लॉन्ग इम्यून हो जाएंगे, फिर आपको नहीं। अगर 2 कटे हैं तो उन 2 वैरायटी से, 2 सीरोटाइप से ये वायरस आपको कुछ नुकसान नहीं दे सकेगी। लेकिन जो बाकी 2 सीरोटाइप हैं, जब उनका होगा तो डेंगू ब्रेकिंग बोन फीवर इसका लैटिन में नाम है, ग्रीक में, कि ये इसका नाम डेंगू का ब्रेकिंग बोन है। तो ऑब्वियसली आपने वो ये एक्सपीरियंस किया, आपने शेयर भी किया। तो इसका लेकिन इसकी ये तकलीफ़ है, इससे अगर किसी अच्छे डॉक्टर
के पास तशखीस बर वक्त हो जाए और वो ट्रीट कर ले तो इसकी मोर्टेलिटी ज़ीरो होनी चाहिए। तो एक तो इसका प्रिवेंशन का है कि हम सफाई सुथराई अपनी ज़िंदगियों में लाएं और किस तरह बिहेवियरल चेंज लाएं। तशखीस का सही वक्त ज़रा बता दीजिए कि किस टाइम पर अगर फील हो रहा है या सिम्टम्स हमें महसूस हो रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है, तो कौन सा वक्त सही है कि हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखें, ये एंडेमिक इस वक्त है क्योंकि मौसम बड़ा मौजूं है पाकिस्तान में इसके लिए और सफाई सुथराई है नहीं, तो इसलिए अगर इस मौसम में आपको बुखार हो रहा है और आपका गला ख़राब नहीं है, नज़ला ज़ुकाम नहीं है या आपको फोड़े फिंसी नहीं है, एक तो वो ऑब्वियस कॉजेज़ होते हैं, तो फिर ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं, ज़रूर टेस्ट कराएं ताकि आपकी बर वक्त तशखीश हो जाए। और अगर डॉक्टर साहब अभी सूरत हाल क्या है? यू बीन द हेल्थ मिनिस्टर पंजाब एज वेल, आपके पास तो स्टैट्स भी हैं कि इस वक्त हमारे हेल्थ की क्या सिचुएशन इसको लेकर, नॉट जस्ट पंजाब बट ओवरऑल आपके पास क्या अपडेट्स हैं या क्या है इस हवाले से नंबर्स की टर्म्स में अगर हम बात करें? देखें, नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं अनफॉर्चुनेटली और रहेंगे, और जब मौसम बदलेगा, सर्दी से गर्मी में भी जाएंगे तो ये होगा अराउंड फरवरी के एंड पे। तो इसलिए ये एक परमानेंट स्ट्रगल है और ये अभी स्ट्रगल का फ़ायदा नहीं है, ये तो ईयर अराउंड एक्टिविटी है और इसमें इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें फ़िशरीज़ का बहुत रोल है क्योंकि फ़िश कुछ ऐसी हैं कि जो जोहड़ में डाल दें, किसी जहाँ पानी गंदा या साफ़ खड़ा है उसमें डाल दें तो वो इस लार्वी को खा जाती हैं, वो डिनाय करती हैं, इसको ब्रीड नहीं कर सकती। इसी तरह आप फिशरीज़ का देखें या फॉरेस्ट का देखें, एग्रीकल्चर का देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का देखें, वासा का, इन सब को इकट्ठा मिलना है और कम से कम मेरा ख्याल है कि वीकली ये मीटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, अगर इफ़ नॉट डेली, कि ताकि ये कोऑर्डिनेट करें। उसमें हेल्थ तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन हेल्थ का प्रिवेंशन में रोल कम है, हेल्थ का क्यूरेटिव में है। और क्यूरेटिव का मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल में कि डेंगू से अव्वल तो होनी नहीं चाहिए, कम से कम होने चाहिए लोगों को, अगर हो तो किसी के मरने का सवाल नहीं पैदा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी भी डेथ्स हो रही हैं, रावलपिंडी में आपको पता है बहुत ज़्यादा केसेस भी हो रहे हैं और काफ़ी यंग लोगों में डेथ्स भी हुई हैं। अब उसकी दो वजह हो सकती हैं, आइदर तशखीस नहीं हो पाई वक्त पे या उसका इलाज सही नहीं हो पाया, तो डॉक्टर इतने ट्रेन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट काम कर रही है इस मामले में और जिस तेजी के साथ होना चाहिए, एफिशिएंटली होना चाहिए, वैसा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कर रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई गवर्नमेंट भी इसको अकेले नहीं कर सकती। जिन मुल्कों ने इसको सक्सेसफुली कंटेन किया है, एरेडिकेट नहीं किया, कंटेन किया है, खासकर सिंगापुर वगैरह, तो उन्होंने ये जो मैं बिहेवियरल चेंज की बात कर रहा हूँ कि जब आप देखें, अब आपकी गवर्नमेंट आपके घर में जाके जो आपका ट्रे पड़ा है फ्रिज के नीचे जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है उसको नहीं साफ कर सकती। जहाँ गमला है, जहाँ अपने गमले में पानी आपने प्लांट्स को देना है तो इतना इस मौसम में देने के फौरन जज़ब हो जाए, वो स्टेगनेंट नहीं हो। और इसी तरह जो ऊपर आप छत पे कभी भी नहीं जाते हम लोग, छत सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि टिप टिप कर रहा होता है वहाँ पानी, टैंकी लीक कर रही है, वहाँ पानी कलेक्टिव एफर्ट है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। एंड यू ऑलवेज आप हमेशा फोकस करते हैं सफाई के ऊपर, जो कि डेफिनेटली सफाई निस्फ़ ईमान है, हमें इस्लाम में भी हुक्म है कि अपने आप को साफ रखें और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम और हमें कॉन्शियस करने के लिए, बताने के लिए भी साथ साथ। मैसेज इज जस्ट वन, सफाई इन अ सेंस कि आप कहीं पानी खड़ा ना रहने दें और पानी का गंदा होना ज़रूरी नहीं है। डेंगू के लिए पानी का या उसके लार्वा के लिए पानी का साफ होना जरूरी है। कहीं भी अगर पानी स्टोर होगा तो वो नुकसान होगा, उसका लार्वा बनेगा। अगेन जो आपने बात की कि सफाई निस्फ़ ईमान है, अगर हम सिर्फ इस्लाम की लर्निंग्स पर ही चलें, एक इसी पे चल लें, पाकिस्तानी को इसी पे ही चलने तो बहुत है, तो हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि वुजू के बारे में आपको पता है, कहा जाता है कि अगर 5 टाइम आप वुजू कर रहे हैं दिन के अंदर, बहुत ज्यादा आपको साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बेहतर है। अच्छा, वैसे शहबाज साहब का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, शहबाज शरीफ साहब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका डेंगू को लेकर। अब देखते हैं कि मरियम जिनकी गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब के अंदर, वो क्या करती हैं, देन सो इज सिंध गवर्नमेंट एंड बलूचिस्तान गवर्नमेंट और केपी मेरी एक्सपेक्टेशंस उनसे काफी ज्यादा है इस मामले में। नहीं, अल्लाह करे और लोग एहतियात करें भाई, गवर्नमेंट्स अकेली नहीं कर सकती। आप जब तक खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, वन लाइनर, पानी मत खड़ा होने दें चाहे कहीं पर भी, ये वन लाइनर है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। चैट जीपीटी भी है, उस पर भी बात करनी है हमें। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
सबसे आगे में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जनाब, कुछ जहानत की बात कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। ज़हीन तो हम बहुत हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इमरान को ना बहुत आदत है अपनी तारीफ करने की। पहले कह रहे थे हम बहुत अच्छे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बहुत ज़हीन हैं। आप अपनी तारीफ, आप बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। देखिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए ऑन स्क्रीन आपका डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे नहीं क्वेश्चंस पैदा होते हैं। इसको पता है सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं। नहीं, इट्स ओके, जो भी आप कहें, कहने में क्या हर्ज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे में थोड़ी सी कम इसलिए कि हमने अभी तक बहुत ज्यादा एनहांस नहीं किया उस स्किल को अपनी। दुनिया बहुत आगे चली गई है इसमें, मतलब विद इन एक क्लिक से आप दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, हालात, वाकयात, जज्बात। पाकिस्तानियों को वैसे बदलने में बड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। जो है ना, ये कंट्रोल में रहती भी नहीं है, नुकसान भी हो जाता है। यस, यू आर राइट, और हम इसी की तो बात कर रहे हैं। जरा ये बता देते हैं कि चैट जीपीटी, आपको पता है इसने कितने लोगों की जिंदगियां भी आसान की हैं, और कितना ज्यादा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी असाइनमेंट्स जो हैं, पूरी प्रेजेंटेशंस जो हैं, कंटेंट क्रिएशन जो है, वो चैट जीपीटी के थ्रू कर रहे थे, और इसके लिए पेड जो है वर्जन्स भी मौजूद थे। लेकिन हुआ, लेकिन हम अपने कंटेंट के लिए हेल्प नहीं लेते हैं, ट्रस्ट मी, हम खुद करते हैं। हम खुद बोल रहे हैं, हमारे अपने दिमाग हैं। जैसे कि इमरान ने कहा हम बहुत ज़हीन है, तो हम खुद से बोल रहे होते हैं। बहरहाल हुआ ये है इमरान कि कंटेंट ब्रीच हुई है, और जो पेड सब्सक्राइबर्स थे उनका डाटा जो है वो लीक हो गया, लीक हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर बहुत बड़े मसाइल हैं। वैसे अब से कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि इस पे बड़ी बात हुई थी कि दुनिया को डिस्ट्रक्शन की तरफ तो नहीं लेके जा रहे। हमारे साथ इस वक्त कंवल चीमा मौजूद हैं, आप इनको जानते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, IT के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से वन ऑफ द नेम्स जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं कि उनकी ओपिनियन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा जरा उनसे पूछ लेते हैं कि हमें इतना डरना चाहिए जितना हम डर रहे हैं, या हम जरा थोड़ा एग्जेजरेशन की तरफ जा रहे हैं। सो राइट नाउ वी हैव कंवल चीमा विद अस। साइंस फिक्शन मूवीज तो ज्यादा नहीं देखते आप, इस वजह से आई लाइक समहाउ वाचिंग, मुझे खुद पसंद है। बहरहाल कंवल चीमा साहिबा जो है, उनसे इस इशू के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि हमें वाकई में डरना तो नहीं चाहिए। कंवल साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो लीक हुआ है, ये जो ब्रीच हुई है डाटा की, ये किस तरह से हुई है, और ये किस नौयत की है, और कितना नुकसान पहुंचा सकती है? जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती है वो ये कि जब उसको नया डेटा मिलता है, इसको मशीन लर्निंग कहते हैं, जब उसको नया डेटा मिलता है, उस डेटा पे वो लर्न करता है, और फिर उसके बेसिस पे, जैसे चैट जीपीटी है, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स कर सकता है, और उसके बेसिस पे जो है वो आपको चीज़ें बताता है जब आप उससे सवाल करती हैं। तो ऑब्वियसली जब वो किसी का डेटा, बहुत सारा डेटा वो स्टोर कर रहा होता है, बहुत सारा डेटा जो है उसको रियल टाइम पे एनालिसिस के लिए यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो अगर इस तरह की कोई भी लीक हो तो दैट कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल, क्योंकि वो सिर्फ ना ही तो लोगों का डेटा आएगा, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि पहले जो होता था कि डेटा जब चला जाता था तो वो एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता था, और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसके अंदर से इनसाइट्स निकालना ऑब्वियसली एक टीडियस टास्क होता था। मगर चैट जीपीटी और इस तरह के इंटेलिजेंस टूल्स के अंदर से डेटा लीक जो है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो डेटा उसको एनालाइज करके, स्ट्रक्चर करके उसके अंदर से इनसाइट्स भी निकाल के दे सकती है। माय गुडनेस। अच्छा, एक थोड़ा सा एक बेसिक्स मैं चाहता हूं कि आपके जरिए मेरी भी क्लियर, और शायद बहुत सारे देखने वालों की भी, कि हम सिर्फ एक एज वन टूल चैट जीपीटी को डिस्कस करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, या फिर एज अ होल इसको एक फिनोमिनन समझें कि दिस इज द बेस जो कि फिर आगे फर्दर टूल्स को जन्म देता है, और फिर इस पे हम ज्यादा काम भी करें और इससे परेशान भी इन केस इफ देयर इज एनी ब्रीच। आई मीन, इज इट जस्ट अ टूल, या फिर दिस इज द होल फिनोमिनन चैट जीपीटी? नहीं, चैट जीपीटी इज जस्ट अ टूल। चैट जीपीटी जो है वो एक कंपनी का एक टूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि NLP बेस्ड है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग उसे कहते हैं। तो वो, मगर चैट जीपीटी इज अ वेरी पावरफुल AI टूल। मगर और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, गूगल का बार्ड है, और बहुत सारे जो है वो टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि जो AI होता है नॉर्मली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द वे इट वर्क्स इज कि आप उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा फीड करते हैं, और उस डेटा के ऊपर वो एक मशीन लर्निंग फिनोमेना उसे कहते हैं, मशीन लर्निंग वो कर रहा होता है, जिसके बाद ह्यूमन बीइंग्स आल्सो, जब आप डेंजर की बात करते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखें, जब आप कोई चीज सीखते हैं उसके ऊपर फिर आप कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको नया डेटा आ रहा है, उसके ऊपर आप डेटा फीड किए जा रहे हैं, फिर आप एक नए बेस लाइन से स्टार्ट करके फिर तो इसको ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, एक्सपोनेंशियली इसके अंदर डेटा आ रहा है, जिसके ऊपर वो अपनी जो पूरी चीज है वो ग्रो कर रही है, राइट? अच्छा, इसमें एक वक्त आता है कि ह्यूमन
देयर इज अ पॉइंट। अब ये तो हमें समझ आ गई, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर या आईटी के अंदर इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, वो तो इससे पहले भी थे, शायद ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म्स के अंदर नहीं थे। जैसे कि मैं एक बिल्कुल हल्की एग्जांपल ले लूँ, तो हम एक सर्च जब करते हैं गूगल के ऊपर, तो सारी बातें वो अपने ब्रेन को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली आपको बताता है कि व्हाट इट इज़ और डाटा लेके देता है। अब ये ज़्यादा इन्हांस हो गया है और एडवांस हो गया है, तो हमें किस पॉइंट के ऊपर जाके हमारे लिए काबिल तशवीश है ये इसका इन्हांस होना, या जिसके ऊपर हमने मोहतात होना है, वो पॉइंट क्या है एक्चुअली? देखिए, जो पहले था वो जो आपके पास अवेलेबल डेटा था, उस डेटा के अंदर ही उस डेटा को रिट्रीव करता था। जैसे गूगल कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस डेटा को वो इंडेक्स करके उसको रिट्रीव कर लेता था, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उस डेटा के ऊपर एनालिटिक्स कर सकता है, उस डेटा से इनसाइट्स निकाल सकता है, तो इसलिए डिफरेंट है। अच्छा, अब आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। एक को कहते हैं ANI, व्हिच इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, व्हिच इज जस्ट कि किसी एक चीज के ऊपर, लेट्स से कि आप कहते हैं चेस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि सिर्फ चेस के ऊपर एनालिसिस कर सकती है, सिर्फ चेस के मूव्स, चेस के एल्गोरिथम्स, वो सिर्फ चेस के ऊपर उसने उसकी एनालिसिस है, तो वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो ये NLP आ गया, जैसे चैट GPT और इस टाइप की चीजें, ये नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकती है। तो दिस इज ऑल्सो, बट दिस इज नॉट जनरल इंटेलिजेंस, ये भी एक ANI का ही फॉर्म है। इससे आगे जाते हैं तो AGI आ जाता है, व्हिच इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट जनरली इंटेलिजेंट है, मतलब कि वो बहुत हर तरह का डेटा एनालाइज भी कर सकती है और हर तरह के डेटा को उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसमें से इनसाइट्स निकाल सकती है, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, पूरे कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कवल जिंदगियां बहुत आसान भी की हैं, डेफिनेटली। हमने क्योंकि बड़ी साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं, मैंने तो बड़ी देखी हैं, तो डेफिनेटली वो एक जो खतरा है दिमाग के अंदर वो भी मौजूद रहता है कि पता नहीं आगे जाके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारे अपने लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए मसला ना बन जाए। लेकिन एक अहम पॉइंट, क्योंकि मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, कि इस लीक के अंदर ये भी हुआ है कि लोगों ने जो पेड सब्सक्रिप्शन ली हुई थी, उनके प्रॉम्प्ट्स, उनके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ उनके एड्रेसेस जो हैं वो तक लीक हो गए हैं इस चैट GPT की वजह से। देखिए, वो चैट GPT की वजह से नहीं हुए, वो तो लीक हुए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस, ठीक है। मगर जो आप पहली बात कर रही थी वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की आपने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज कर सकता है कि नहीं। और इसमें जो है वो एक्चुअली, आप यू विल नॉट बिलीव इट, मगर यूएस में एक पूरा थिंक टैंक है, मतलब बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं जो कि इस बारे में काफी कंसर्न्ड है, जिसमें इलॉन मस्क इज आल्सो वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट ग्रुप ऑफ थिंकर्स, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप रिस्पॉन्सिबली जो है वो अंडरलाइंग और बेसलाइन एल्गोरिथम्स नहीं देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, या उसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेंगे, तो इट हैज द पोटेंशियल टू बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी, सिंपली बिकॉज जैसे मैंने आपसे कहा कि ANI तो एक नैरो होगी, फिर AGI आती है जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, मगर उसके अंदर थियोरेटिकली अगर आप उसके अंदर बहुत ज्यादा कंप्यूट पावर या बायोलॉजिकल DNA बेस्ड कंप्यूट उसके अंदर जो है वो इंजेक्ट कर सके, तो उसके पास इतना ज्यादा थियोरेटिकली उसके पास इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस आ सकती है कि वो ASI बन जाए, व्हिच इज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में कहें अपने डिसीजंस जो है वो खुद भी लेना शुरू कर सकती हैं, यानी कि अगर इसको कंट्रोल्ड नहीं रखा गया इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो खुद से डिसीजन लेके एंड डिसीजन वो कोई भी ले सकते हैं, फिर तो उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। Am I right? जी जी बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैं एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ। लेट्स से कि अंडरलाइंग बेस एल्गोरिथम ये है कि उसने पेपर बनाना है, तो उसने एक बहुत ही एफिशिएंट तरीके से पेपर बनाना है। पेपर किस चीज का बनता है? पेपर बनता है कार्बन का, और हम किस चीज के बने हुए हैं? हम भी कार्बन के बने हुए हैं। तो लेट्स से कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ASI क्रॉस कर देती है, उसे ग्रेट फिल्टर कहते हैं, ग्रेट फिल्टर को क्रॉस करके एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन जाती है, जिसका बेसिक प्रेमिस ये है कि उसने पेपर बनाना है। तो पूरे यूनिवर्स में से वो सारा कार्बन को हार्वेस्ट करके और उसका पेपर बनाती रहे, which and human beings are a big source of carbon, so theoretically you know it can harvest all the carbon from us and we need to be concerned.
डर लगना शुरू हो गया मुझे, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपके साथ गुफ्तगू रही है। कंवल हमारे साथ मौजूद थी। और इमरान, क्या लगता है आपको? मुझे तो डर लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है एहतियात इलाज से हमेशा होती है, सो आप एहतियात करें। मैं मोस्ट ऑफ ऑल इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर के इसको सीखें ही ना, हमें बहुत सारी चीज़ों से ऐसे खौफजदा कर दिया जाता है कि हम उसको सीखते ही नहीं है। 80s की दिहाई में हमने बहुत कुछ ऐसा नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, जिसका रिजल्ट आज हमें मिलता। इसका ये मतलब नहीं है, आप टूल्स को सीखें, फिर उसका सही इस्तेमाल सीखें। गैजेट्स को लें, उनका सही इस्तेमाल सीखें, ना कि उनसे डर जाएं और टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मसला नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल मसला है। सो बी केयरफुल एंड इसको सीखें। सीखने से मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और डरा दिया आपने कि सब्सक्रिप्शंस लीक हो रही हैं, पता लग जाएगा क्या क्या सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत से लोगों का। बेगमात देख लेंगी शोहरों ने क्या सब्सक्राइब किया हुआ है, किसके लिए किया हुआ है। आप इतना क्यों डर रहे हैं? मैं एक शौहर हूँ और मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ उनके जज्बात की, इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वी हैव अ लॉट टू शेयर। तो अगर आप पॉलिटिकल एंथुजियास्ट एंड यू आर वेटिंग कि हमने अभी तक सियासत पे बात क्यों नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता कि सियासत पे बात ना हो। सियासत के बगैर हमारी सुबह नहीं होती, सियासत के बगैर हमारी गेट टुगेदर्स नहीं होती, सियासत पे तो बात होती रहती है। और आजकल चर्चा है तहरीक इंसाफ का और JUI का, वो एक गाना है बड़ा मशहूर, दो दिल मिल रहे हैं। ऐसे है कि ये दिल भी मिल रहे हैं, लगता है ऐसे है। इस वक्त हुकूमत के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाज बनाने की कोशिशें हैं। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कुछ दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि अब जैसी भी गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 की है, 47 की है, इसके साथ चलना पड़ेगा। कल कहते हैं नहीं, मैं गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बन सकता, हम पार्लियामेंट को एम्पावर करेंगे। और इस पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, हमने इस पर भी बात करनी है। लेकिन दूसरी जानिब, इससे पहले कि हम जाएँ, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, बड़े खतरनाक बयान देते हैं, वैसे कल भी दिया उन्होंने, नो डाउट का ऐलान कर दिया। मौलाना की आपने बात की, तो मौलाना इस पर बिलीव करते हैं कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती है। तो 73 के आइन के तनाजुर में मौलाना का ये बिलीव है कि कोई बात हरफ आखिर नहीं होती है सियासत में। लेकिन ये ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे का, ये किस तरफ जा रहा है, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद 2 अक्टूबर को एहतजाज का भी ऐलान किया गया है फैस के अंदर, मियां वाली के अंदर। हफ्ते को भी किया था वैसे, हाँ, मतलब अभी दोबारा ऐलान किया, तो इस पर हमने बात की। इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो अगेन जो इमरान ने जिक्र किया, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, वो आए रोज कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसमें बाद में आके जो चेयरमैन PTI भाई से गौर, वो भी माफिया मांग रहे थे, उन्होंने साफियों के बारे में बात की थी। उनको जेब देता है इस तरह के बयानात देना? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अली अमीन गंडापुर के जो बयानात हैं वो उन बेसिस पर हैं कि जो रिएक्शन हुआ है। अब आप देखिए कि अगर आइन को हम सामने रखें, और आइन वो चीज़ है जो पाकिस्तान को चलाने का बेसिक फॉर्मूला है, उसमें आर्टिकल 15, 16 और 17 के तहत पाकिस्तान के किसी भी शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में फ्रीली घूमने की इजाज़त है। अच्छा, मौलाना साहब काफ़ी तनकीद भी कर रहे हैं इस बयान के ऊपर। उन्होंने कहा ये बचकाना हरकत है। दूसरी जानिब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ, आई मीन लग ऐसा रहा है कि उनका एक इत्तेहाद भी बन रहा है। क्या इस किस्म की स्टेटमेंट्स गंडापुर साहब की कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम बिटवीन यू एंड JUI? ऐसा हो सकता है? देखिए, मौलाना साहब का अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जैसे किसी भी पार्टी लीडर का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मौलाना साहब की अगर आप आज की जो स्टेटमेंट्स आज अखबारों में आई हैं, उन्होंने वही कहा है जो पहले कहा था। हम भी यही समझते हैं कि चूंकि ये इतनी बड़ी धांधली हुई थी 2024 के फरवरी के इलेक्शन में, कि जिसमें आपने एक पॉलिटिकल पार्टी का बेसिक फंडामेंटल राइट एक जजमेंट को गलत इंटरप्रिटेशन करने की वजह से कर दिया। आपने उनको एज अ पार्टी डिक्लेयर ही नहीं किया। आपने उनके कैंडिडेट्स को अपने जो सर्टिफिकेट से आर्टिकल 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत उनको जमा करने की इजाज़त नहीं दी, उनको इंडिपेंडेंट करार दे दिया, वो सारी चीज़ें दे दी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, वो आप ये समझे कि उसमें वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और द राइट्स ऑफ द पीपल, कि जो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे सकें और अपनी पार्टी के साथ कर सकें, तो वो सारी चीज़ें। तो जब हम उसको सामने रखें, तो मेरे ख्याल में द ओनली सोल्यूशन एंड वायबल सोल्यूशन इज कि हम री इलेक्शंस पे जाएं। अच्छा, री इलेक्शंस पे हम लोग कहते हैं कि जी बहुत पैसा लगता है। देखिए, बात हो जाती है कि आप बिल्कुल सही कहते हैं कि 40-50 अरब रुपए लग जाते हैं, लेकिन री इलेक्शन के अगर रिजल्ट एक्सेप्टेबल हों, तो जो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ द पैसा है, वो इतना
ज्यादा है उसमें आपको लॉन्ग टर्म फायदा ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद हर चीज अपनी जगह पे बैठ जाती है। अगर 2-3 भाइयों के दरमियान में लड़ाई हो एक घर में, तो उस घर में या उस बिजनेस में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। यही चीज पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जमात है, जो कि सबसे एक किस्म का भारी वजन है, आप उसी को इग्नोर कर रहे हैं या उसी के को माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जो मर्जी कर लें, ये स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। और उस इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के की जो तरक्की होगी या बहुत कम हो जाएगी या नेग्लिजिबल नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं हमारे साहब के पीटीआई जो है वो जेयूआई के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ एक महाज बनाने जा रही है। इस इत्तेहाद के बारे में और ये जो महाज बनाने की खबरें आ रही हैं, इसमें अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई के दरमियान में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जरूर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई एक पॉइंट पर इकट्ठी है, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर। ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ये हमेशा से था, हमेशा से है और आज भी सबसे ज्यादा उभर कर आ गया। और इसमें जो सबसे गंदा रोल है वो इलेक्शन कमीशन का जो है, उसकी वजह ये है कि पिछले 1.5-2 साल में इन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 220, फिर आर्टिकल 224, फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद जो इन लोगों ने उसकी जो मीटिंग हुई थी वो अनलॉफुल हुई थी, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी। फिर उसके बाद जो दोबारा डिले इलेक्शंस हुए थे वो थे। फिर उसके बाद जो सेनेट के इलेक्शंस है, आर्टिकल 60 के वायलेशन, आर्टिकल 48 के वायलेशंस। तो इन थ्रू आउट इन लोगों ने, और अभी ये क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन वो लॉज जो कि आप टाइम स्पेसिफिक, आर्टिकल स्पेसिफिक, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन स्पेसिफिक बना के ला रहे हैं। हम ये प्रेसिडेंस कायम करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन देता है तो हम पार्लियामान को का नेगेटिव रोल बनाते हुए उस डिसीजन को नलिफाई करने के लिए ऐसे एक्ट पास करें कि वो डिसीजन। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मेमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान की सियासत और उसमें पीटीआई का किरदार, जेयूआईफे के साथ क्या कुछ चल रहा है उस बारे में बात कर रहे थे। तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की तो बात हो गई है, अब हम इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करनी, लेकिन इस मोहब्बत की वजह समझ नहीं आती। मौलाना एक जानिब ये भी कह रहे थे कि इलेक्शन सिर्फ मरकज में गलत नहीं हुए, केपी में भी गलत हुए हैं। उसी केपी में जिसके चीफ मिनिस्टर गंडापुर हैं, जो कहते हैं कि मैं ऐलान इनकलाब कर रहा हूं। सो समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिक्स जा किधर रही है। सही पॉलिटिक्स ये डबल विकेट चल रही है, ये T20 है या टेस्ट क्रिकेट है, मैंने से लॉन्ग वे टू गो। टाइम का मुकाबला सख्त, आगे बढ़ते हैं, कुछ बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट। आपको मालूम है फ़लस्तीन के अंदर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस वक्त जो जंग की सी सूरत हाल है। गज़ा में इसराइल ने तमाम तर जो इखलाकी हदें हैं, जंगी कवानीन ने उनकी धज्जियाँ बिखेरी हैं, इखलाकी हदें क्रॉस की हैं और इस वक्त ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। एंड इस वक्त द मोस्ट अलार्मिंग पार्ट है कि उसने इस जंग को एक्सपैंड कर दिया। वो एक जगह तक महदूद नहीं रही है। इसराइल के बाद लबनान के बाद अब यमन, कुछ हद तक सीरिया, तो ये एक्सपैंड करी है। फिर रिसेंट जो हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत है, उसने इसको मजीद हवा दी है। उससे पहले भी जो कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, जैसे हम कहते हैं कि इस्माइल हनिया की शहादत थी, उसकी वजह से भी, और वो ईरान के अंदर हुई थी। सो इस वक्त थिंग्स आर नॉट प्रीटी गुड। इस पर हमने बात करनी है कि इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट के ऊपर, इस रीजन के ऊपर, ओवरऑल दुनिया के अमन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आने जा रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो जो सिचुएशन है, हसन नसरुल्लाह की शहादत हिजबुल्लाह ने तस्दीक भी कर दी है, मिडिल ईस्ट की सूरत हाल के लिए क्या पैगाम ला रही है ये? देखिए, जाहिर है इन सब डेवलपमेंट से मिडिल ईस्ट जो है वो एज पे है, यानी कि वहाँ पर इतनी ख़तरनाक सूरत हाल अब इमर्ज की है कि किसी को मालूम नहीं है। ये ज़रूर मालूम है कि ख़तरे बढ़ गए हैं कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ख़ित्ते में ये जंग फैल सकती है। लेकिन सबकी नज़रें अब ईरान पे लगी हुई हैं, इसलिए कि देखना ये है कि ईरान की तरफ से क्या रद्द अमल आता है। इसलिए कि उनका सबसे क्लोज एलाय हिजबुल्लाह और उनका जो लीडर है जिस तरह से शहीद हुआ है, तो जाहिर है ईरान की तरफ से देखना है कि वो किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं या नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि इजराइल चाहता है कि खित्ते में जंग फैले, इजराइल के मुफाद में है। जितनी वो जंग फैलाएगा उतनी ही उसका ख्याल है कि अमेरिका उसकी मदद करता रहेगा
और उसकी हिमायत में आएगा। डॉक्टर साहिबा, ईरान के पास ऑप्शंस ये भी क्या चाहते हैं हैं इस सिचुएशन को लेकर? व्हाट ऑप्शंस दे हैव ईरान के पास? हु हैज ईरान? जी ईरान किसके बारे में आप क्योंकि इससे पहले जब इस्माइल हनिया को वहां पे शहीद किया गया था तो वी वर एक्सपेक्टिंग अ सॉर्ट ऑफ अ ग्रेट रिस्पांस कि ईरान की तरफ से आएगा, और एक्चुअली उस तरह की एक्सपेंशन हमने नहीं देखी है, रिटेलिएशन उस तरह की नहीं देखी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद सूरत हाल खराब होती चली गई। जी डॉक्टर साहब, आप जरा मुझसे पूछेंगे तो मुझे जवाब देने दें। जी प्लीज। नहीं ईरान की तरफ से रिएक्शन उस तरह का नहीं है जिस तरह का आप कह रहे हैं, और उसकी वजह बड़ी सीधी है, और वो ये है कि ईरान को पता है कि इजराइल उसके लिए एक ट्रैप बिछा रहा है। इजराइल चाहता है कि वो ईरान को एक खित्ते की जंग में घसीट के मुलव्वस करे। हाल ही में जब ईरान के सदर न्यूयॉर्क में थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल चाहता है कि वो ईरान को इन्वॉल्व करे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन ईरान नहीं चाहता। ये ईरान के मुफाद में नहीं है। ईरान को पता है कि अगर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है उनका इजराइल के साथ, तो इजराइल अमेरिका को अपने साथ मिला के मिल के फिर वो दोनों हमला करेंगे ईरान पे। और ईरान इस वक्त चाह रहा है कि मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करे। वो चाह रहा है कि जो सैंक्शंस हैं जिससे कि ईरान को इतनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, इकोनॉमिक सैंक्शंस, वो लिफ्ट होना शुरू हो। तो ईरान के लिए बहुत ही ये एक डिफिकल्ट फैसला है कि उनको क्या करना चाहिए। एक तरफ से प्रेशर भी है कि कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करें, और दूसरी तरफ से उनको पता है कि ये ट्रैप है और ये उस ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। सही, ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। मलिया लोधी साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे आगे में एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जी, सुबह से आगे में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमने पॉलिटिक्स की बात कर ली, हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बहुत बातें कर ली हैं। बस करें? कर ली नहीं, बस अभी बस नहीं करना, अभी वक्त बाकी है। अभी हमें बात करनी है जरा खवातीन का एक इशू है। हाउ कैन वी फॉरगेट स्किन, ठीक है, जिल्द की निगहदाश्त के हवाले से जो है हमें बात करना बड़ा जरूरी है कि कैसे अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और ब्रेक में इमरान ये कह रहे थे कि खवातीन का ये मामला है, तो तुम ही बात करें। अच्छा नहीं, वैसे मैं एक बात इसमें सिर्फ आपकी इजाजत से करूंगा कि जैसे नए रुझानात आ रहे हैं ना, नहीं इजाजत आपको नहीं करता, नए रुझानात आ रहे हैं ना, हमने इससे पहले जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, नई चीजें आ रही हैं, तो ऐसा ही कुछ जो मुख्तलिफ स्किन ट्रीटमेंट्स हैं या इसको क्योर करना है या इसकी केयर करना है उसमें भी हैं, तो ऐसी चीजों का भी हम जिक्र करते रहेंगे। ये परमानेंट हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ आपके लिए लाते रहें, इंफॉर्मेटिव भी हो और एट द सेम टाइम आपको पता चले कि हो क्या रहा है दुनिया के। बिल्कुल ऐसे ग्लास स्किन जो है एक नया ट्रेंड आ गया है सोशल मीडिया पर। अगर आप देखें तो हर तरफ आपको यही चीजें नजर आएंगी, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे जो कहेंगे कि ये अगर आप लगा लेते हैं तो फिर रातों रात आपको ग्लास स्किन मिल जाएगी। बट जादुई असर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है इमरान और हमारे नाज़रीन से भी मैं कहूंगी कि स्किन टाइप जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इस पर बात करने के लिए हमने एक्सपर्ट को इन्वाइट कर लिया। हमारे साथ डॉक्टर रूबिया मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज में। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो वेलकम आपको कहूंगी। The lady with a name and difficult as well to understand the meaning। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप अपने नाम का मतलब जो आपका दिल करे वो रख लिया करें, in case this name is for you। Thank you very much for joining। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा सबसे पहले तो ग्लास स्किन के बारे में। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं खवातीन खास तौर पर उनको पता होगा, लेकिन अगेन कुछ मर्द हजरात भी हैं जो चाहते हैं कि उनको ग्लास स्किन बता दे कि ग्लास स्किन है क्या। So the most important Aisha is that this is a concept that came about 15 years ago। 2010 में ये ट्रेंड जो है शुरू हुआ था। It started from Korea। So Koreans and the K-pop stars started having this beautiful lustrous सॉफ्ट डूई स्किन, और उस जमाने में डूई मेकअप फिर इजाद हुआ, उसके बाद फिर डूई स्किन के रिजीम्स इजाद हुए। ग्रेजुअली इट इवॉल्व्ड टू दिस एक्सटेंट कि एवरीबडी इज नाउ क्रेविंग एंड इज गोइंग फॉर दिस स्मूथ, सुपर सॉफ्ट, सुपर ग्लोई एंड लाइक ऑलमोस्ट शाइनी बट नॉट दैट शाइनी सॉर्ट ऑफ लुक। सो दैट इज बेसिकली व्हाट्स कोरियन ग्लास स्किन या ग्लास स्किन जो कहलाती है। तो इससे इसको कोरिया से एफिलिएट करते हैं। बट अगेन ये कोरियन प्रोडक्ट्स जो हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए हैं और दुनिया भर में इसकी मार्केट जो है वो बहुत बड़ी होती जा रही है। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि कोरिया के जो लोग हैं, कोरिया की ख़वातीन, उनका स्किन टाइप डिफरेंट है। एशियन स्किन टोन, स्किन टाइप इज डिफरेंट। इज इट पॉसिबल फॉर अस like Asian women to have glass skin? So we can definitely try,
there's absolutely no rule that says कि आप try नहीं कर सकते. So the gist of glass skin is hydration. सबसे important चीज़ है hydration, smoothness, luster, यानी shine, but not like that जो सूरज से चमकने वाली शाइन जो हमारे बूथे पे रहती है, बट अ नाइस नेचुरल ग्लोई शाइन. सो व्हेन यू ट्राई टू एम फॉर दैट हाइड्रेशन, हमारी स्किन भी अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस तरह का हमारा स्किन का टेक्सचर है, जैसी टोन है, इट लुक्स वेरी नाइस. हाइड्रेटेड स्किन वैसे भी अच्छी लगती है हर एक को देखने में, वो सॉफ्ट लगती है, मॉइस्ट लगती है, स्मूथ लगती है, अट्रैक्टिव लगती है. हमारा जो मसला है वो टू फोल्ड है. एक हमारा पिगमेंटेशन इज एन इशू बिकॉज वी हैव एशियन स्किन टोन विच इज 4 and 5 टाइप स्किन. उसकी वजह से ये नुकसान होता है बिकॉज फिट्जपैट्रिक टाइप 3, 4, 5 ये स्किन टैन करती है. ये स्किन जो है इसमें पिगमेंट या मेलास्मा जो लोग बहुत हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, इस तरह के इश्यूज अर्लियर ऑन लाइफ में शुरू हो जाते हैं एंड लेटर ऑन इट जस्ट गेट्स वर्स. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये ग्लास स्किन इज जस्ट चेंजिंग द टेक्सचर, नॉट द कलर ऑफ योर स्किन. अच्छा, तो आपका जब टेक्सचर चेंज हो रहा है तो जो कलर के ऐब हैं वो नुमायां और हो जाएंगे. तो इस वजह से थोड़े से लोग जो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अब क्या करें. सो दीज आर टू. आप क्या इस तरह प्रेफर करिए कि मेडिकली शायद इतना अच्छा इंपैक्ट ना हो इफ यू गो एनी सच थिंग? You should always try, but जो आपके और इश्यूज हैं आप इसको कोई सुपर मैजिक ना समझें. Don't expect कि मतलब रातों रात नहीं हो सकता. Yes, exactly. एक तो it has to come from within as well. So इसमें जो concept है वो ये कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. So you have to have a hydrating cleanser, you have to have a hydrating moisturizer, hydrating face wash. तो ये चीज़ें हर बंदा कर सकता है. But again, डॉक्टर साहब ये तो चलें प्रोडक्ट्स हो गए ना, हमें स्किन के ऊपर लगाने हैं. जो हम खा रहे हैं ये भी तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप जंक फूड खा रहे हैं, Absolutely. आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो कैसे आपकी स्किन अच्छी होगी? So this is my pet thing. This is what I love talking about. The fact of the matter is that if you're not drinking 8 glasses of water a day, you're not sleeping 6 to 8 hours normal sleeping time में, आप बहुत जल्दी एज करेंगे. ये बात आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं. A good night's sleep is the most important fundamental thing for healing and repairing your skin. Muscles, body, bones, everything, but especially your skin. So जो आप देखेंगे जो obsessive जो super models होती हैं सब होते हैं, they have a very early night. They go to bed and they have those masks on their eyes. They have all the things on. Everything is off. Lights are off, and they're just resting their body for 6 to 8 hours. हमारे यहाँ ये concept है कि we want that result, but we don't put in the effort. So that will never happen. ठीक है. तो अगर हम इसके procedures, I mean usual जो एक आपने एक मैकेनिज्म तो हमें इसका आपने बताया, जो लोग इसको क्विकली करना चाहते हैं, दे वांट टू अचीव, उनके लिए आपको क्या लगता है? आई मीन ये पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर टेक्नोलॉजिकली मैं बात करूं, जैसे कुछ लोग लेज़र ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, दे गो इंटरनेशनली और कहते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है. पाकिस्तान में हम कहाँ स्टैंड करते हैं टेक्नोलॉजिकली, प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है दैट कैन एक्चुअली हेल्प इट टू अचीव? यस, वी आर नॉट बैड इन दिस सिचुएशन बिकॉज व्हाट हैपेंस ओवर हियर सैडली, एक चीज़ जो हमारे यहाँ है वो हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस इतना नहीं है. सो एवरीबडी हैज एवरीथिंग इन देयर क्लिनिक. इट डजंट मैटर whether they know how to use it or not, and it doesn't matter. उनके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई नो कि वो बड़ा नेगेटिव है, लेकिन उस नेगेटिव का पॉजिटिव ये है कि देयर इज लाइक दिस कांस्टेंट हसलिंग टू गेट द बेस्ट मशीन. हर बंदा चाहता है मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मशीन हो जो बेस्ट रिजल्ट दे रही है. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ देम ओवर हियर क्योंकि इसकी मार्केट बड़ी है. एग्जैक्टली. दूसरी चीज ये कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेगुलेशन, द अदर एडवांटेज इज दैट वी आर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट मोर ओवर हियर. योर पेशेंट्स आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, दे विल कम इन से. लेकिन इसका नुकसान भी तो होता है ना, अगर आपके पास सही टेक्नीशियंस नहीं हैं जिनको सही तरीके से नहीं पता कैसे करना है, तो आपकी स्किन खराब, मतलब लेजर अगर कोई खराब कर देगा कि स्किन बर्न हो जाएगी. Absolutely, and burn भी ऐसे horrific burns that and we've seen certain cases. Sadly, yes, lots of them, lots of horrific scars, lots of even burns from using just products जो किसी इंस्टा रील पे लिखा था ये प्रोडक्ट लगाओ तो बड़ी अच्छी ग्लास स्किन हो जाएगी. People do that. Oh my God. And then they come back and this whole skin is completely burned. Thankfully, most damage like this is repairable, so we can fix it. And when we fix it, things get back to normal. Sometimes even better than normal. क्योंकि वो जो सारा ट्रॉमा स्किन के साथ हुआ था, तो स्किन जब हील करने की कोशिश करती है तो एक अमेजिंग ग्लो आता है. पर इसका मतलब ये नहीं प्लीज जाके घर जलाना ना शुरू कर दीजिएगा अपने आप को. लेकिन जो दूसरी चीज है वो ये है कि वी हैव अ लॉट ऑफ गुड पीपल एज वेल. आई मीन आई हैव टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ होप. जब आप लोग किसी एज अ पेशेंट आप अगर किसी जाते हैं ऐसी क्लिनिक पे, एस्थेटिक क्लिनिक में, नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर क्लिनिकल क्लिनिक. क्लिनिकल क्लिनिक्स आर देयर टू क्योर एलिमेंट्स एंड इलनेसेस. एस्थेटिक क्लिनिक्स आर देयर टू ब्यूटिफाई यू, मेक यू बेटर, एंड दीज आर लग्जरी प्रोसीजर्स. तो जब आप जा रहे हैं तो जाके सोचिएगा कि जो आगे बैठा है आर दे कॉम्पिटेंट और नॉट. हाँ, ये पहले रिसर्च कर लिया करें. हम रिसर्च करने की तो जहमत बिल्कुल नहीं करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम. इस वक्त हमारे साथ मुबशिर हैं कराची से. हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं, सो आप कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी सच क्वेश्चन और आप को भी लग रहा है कि आप इस बारे में जानें. मुबशिर, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम. मुबशिर इज गॉन आई बिलीव. मुबशिर, आपको आवाज आ रही है? कॉल इज ड्रॉप. इट्स ओके, आप कॉल कर सकते हैं, दोबारा मिलाइए, हम आपसे बात करेंगे. पहला कॉलर और वो भी एक चलिए, अच्छा नजर नहीं लगेगी ना. अच्छा है, पहले कॉलर से बात हो जाती तो वो मेल है. अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूं मेल है. आई थॉट यू वर रेफरिंग टू द ड्रॉप. हां, डेफिनेटली ये जानना चाह रहा होगा कि वो अपनी स्किन को कैसे इंप्रूव कर सकता है, क्योंकि ब्रेक में मैं आपको बता देती हूं, मुबशिर आपने 24 करोड़ मर्दों की नुमाइंदगी की है. नहीं, जो लड़के होते हैं उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ये खवातीन का टॉपिक है, तो अगेन देखिए गलत साबित कर दिया आपको मुबशिर. थैंक यू वेरी मच. मैं गलत साबित होने पे मुझे कोई परेशानी
नहीं अच्छी बात है, एटलीस्ट जो है हमारी एक्सपर्ट हैं वो भी इस बात को फिर अच्छा कहेंगी। अच्छा, इसके इस तनासुब की मेल्स को चलें कितनी ज़रूरत है? ख़वातीन को तो है ही और वो करती भी हैं, समाओ हमसे बेहतर केयर करती है, इसमें कोई शक नहीं, और करनी चाहिए भी एज यू सेड। मेल्स को कितनी ज़रूरत है और आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं मेल्स को लेकर? एब्सोल्युटली, आई थिंक एवरीबॉडी डिजर्व्स टू लुक नाइस एंड प्रिटी, सो आई थिंक दिस इज राइट फॉर एवरीवन। तो सबसे बड़ी बात तो ये, दूसरी बात ये कि हमारी स्किन ऐसी है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है तो लुक गुड, एंड लुकिंग गुड इज द की नाउअडेज। अगर आप देखें, मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन स्क्रीन एंड लुकिंग नाइस, इट्स आल्सो अबाउट इन लाइफ। पीपल हु लुक नाइस, लोग उनकी बात सुनते हैं, फील कॉन्फिडेंट, उनकी बात समझते हैं, तो आपका एक सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, आप अपनी करियर में बेहतर प्रेजेंट करते हैं, हर चीज में आपके इफेक्ट होता है। सो आई थिंक बॉयज नीड इट जस्ट एज मच एज गर्ल्स डू। ठीक है, मुझे ये बताएं, एक तो ये आजकल वैसे बॉयज ज्यादा आयशा फिल्टर से ही काम चला रहे हैं, ज्यादा सारी दुनिया फिल्टर से काम चला रही है। अच्छा जी, एक और नदीम आ गए हैं लिया से, नसीम अख्तर अगेन ड्रॉप हो गई है। नसीम, वी आर सो सॉरी, आई होप हम आपके जज्बात की नुमाइंदगी वैसे ही कर लें और सवाल पूछ लें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगेन आपने जो बात की कि वी एज अर्लियर, ख़वातीन जो है वो थोड़ा जल्दी एज करती है, इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि मर्द हजरात, एंड आई एनवी देम फॉर दैट, कि वो 40 इयर्स 45 इयर्स के भी हो के ना, मतलब वो लगते नहीं है कि बहुत ज़्यादा उनकी एज हो गई है। इसके पीछे क्या रीज़न है? हमारे साथ क्या मसला है? आई थिंक इट्स आल्सो स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स, ऑल्दो आई डोंट डिस्प्यूट कि बॉयज को स्ट्रेस नहीं है, यू गाइस आर स्ट्रेस्ड आउट एज वेल, लेकिन ख़वातीन का जी, there's a lot of pressure to look good, to run the house perfectly, to अब तो करियर भी शुरू हो गया है। So first we were just housewives and we were focused on home and looking after our kids, but now we are focused on career plus all that. तो दोनों jobs आ गई, अब हर बंदा is doing 2 jobs, हर लड़की इज डूइंग 2 जॉब्स इन अ डे, सो इट्स नॉट लाइक दे हैव 1 जॉब टू डू। दूसरी चीज ये कि एजिंग प्रोसेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सन एक्सपोजर, ये चीज मैं बहुत जरूरी बोलूंगी। ऑल्दो मेन हैव रिजिलिएंट स्किन, थिकर स्किन, तो वो आपको लगता है कि एज नहीं कर रही है, बट एन एक्सपर्ट कैन ऑलवेज टेल। और सन एक्सपोजर आपका एक प्रिवेंटेबल फैक्टर है। आप सनब्लॉक तो लगा रहे हैं, बिकॉज आई नो एवरीबडी सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट सनब्लॉक, बट व्हाट आई विल टेल यू, बैरियर मेथड में एक प्रीच करना चाहूंगी बिफोर आई गो। क्रीम्स आप खरीदें, सब इस्तेमाल करें, लेकिन बैरियर मेथड लाइक अ छतरी, अ टोपी, हमारा सन बहुत हार्श है, सो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स directly because of how bad our sunblock is not enough. Sunblock alone sadly might not be enough because sunblock will expire like 2 hours. Application के 2 घंटे के बाद दोबारा लगाना है. How many of us do that? अच्छा, अब बहुत सारी खवातीन ऐसी जो लगाती भी नहीं. That's true. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो ये जरा बता दीजिए खवातीन को कितना ज्यादा जरूरी है लगाना. Even if your house has windows, अगर आपके घर में खिड़कियां मौजूद हैं, आपको घर के अंदर भी sunblock की जरूरत है. UVA rays जो है they will penetrate all kinds of windows. अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, आप समझ रहे हैं मैंने तो सिर्फ उतर के गाड़ी में जाना है, गाड़ी से काम पे जाना है, you are still getting exposed. So a good person will always cover their face. रूबिया, गैजेट्स का कितना रोल है? हमारा जो स्क्रीन एक्सपोजर है या लाइट एक्सपोजर है, खास तौर पे लैपटॉप, आजकल वर्क फ्रॉम होम फिनोमिनन्स हैं, हम अभी हाइब्रिड एजुकेशन की भी बात कर रहे थे, यानी कि गैजेट्स का इस्तेमाल, मोबाइल्स आल्सो, इसका क्या रोल है? Our body heals in nature. Okay. Everybody recognizes this. If you go outside and hiking के लिए आप जाते हैं, हमारे यहाँ तो इतने अच्छे hiking trails हैं इस्लामाबाद में, for example. अगर आप बाहर पत्तों में, पौधों में, कहीं पे भी बैठते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर की आबोहवा में, you feel better. Your eyes feel better. Your everything feels better. We are left with almost 30 seconds. Thank you very much for time for coming here. इंशाल्लाह दोबारा भी हम बैठेंगे जरूर और आपके क्वेश्चन एड्रेस करेंगे. Our social media is there. Why don't you tell us there कि हम आपसे क्या बात करें, आप तक क्या बात पहुंचाएं? आज हमने कोशिश की कि शो ज्यादा बोरिंग ना हो हमारी वजह से. I hope you enjoyed. This was our first show, तो आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. हमें बताइए, टाइम खत्म हो चुका है. कल एक मरतबा फिर से आपसे मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिए. Have a very good day. अल्लाह हाफिज़.